खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस बार सिर्फ पीजेंट्स ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास के लोग थे जो कि कुछ ही टाइम पहले इमर्ज हुए थे वो भी इस चीज में हिस्सा लेते हैं और राजा की मनमानी के खिलाफ एक विद्रोह छिड़ जाता है। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। दोस्तों लुइस 16 टैक्सेस को क्यों बढ़ाना चाहता था ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ओल्ड रिजीम यानी 1789 से पहले के फ्रांस में ये नियम था कि फ्रांस का राजा खुद अपनी मनमर्जी से टैक्सेस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है, बल्कि टैक्सेस में चेंजेस लाने के लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होगी, तभी आगे जाकर ये डिसीजन पास हो पाएगा। बेसिकली एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस में जिसमें कि तीनों एस्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। हालांकि जो किंग था यानी कि लुइस 16 वो अकेले डिसाइड कर सकता था कि ये मीटिंग कब बुलानी है। दोस्तों आखिरी बार ये मीटिंग साल 1614 में बुलाई गई थी, उसके बाद से अब तक यानी कि 1789 तक एक भी बार नहीं बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को फाइनली लुइस 16 एस्टेट जनरल की इस मीटिंग को बुलाता है ताकि वो टैक्स पर न्यू लॉज को पास करवा सके। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स दोनों ही अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जो कि इस असेंबली हॉल में आमने सामने रोज में बैठे होते हैं, जबकि थर्ड एस्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव बैक साइड में बैठते हैं। इन 600 लोगों में ज्यादातर सभी वेल एजुकेटेड और प्रोस्परस थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन इन सभी की डिमांड्स को 40,000 पेपर्स पर लिस्ट कर दिया गया था जो कि थर्ड एस्टेट्स के लोग अपने साथ लेकर आए थे। दोस्तों एस्टेट्स जनरल में जो वोटिंग का तरीका था वो हमेशा से कुछ इस प्रकार था कि हर एस्टेट के पास उसके पूरे का एक सिंगल वोट काउंट होता था, हर इंडिविजुअल लोगों का नहीं बल्कि पूरे एस्टेट का सिर्फ एक सिंगल वोट होता था। इस बार भी लुइस 16 ने इसी मेथड से कंटिन्यू करने का सोचा, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों की कुछ और ही मांग थी। उनका कहना था कि हर एस्टेट का एक वोट ना होकर हर एक इंडिविजुअल का एक वोट काउंट हो। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो मिले जुले थे, तो थर्ड एस्टेट का हारना लगभग तय ही होता। इसीलिए थर्ड एस्टेट के लोग इस वोटिंग के तरीके का विरोध करने लगते हैं। दोस्तों लोगों की ये मांग फिलोसोफर रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होकर उठाई गई थी। दोस्तों लेकिन लुइस 16 इस मांग को रिजेक्ट कर देता है और फिर थर्ड एस्टेट के सभी मेंबर प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर जाने लगते हैं। दोस्तों जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुद को पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन की तरह देखते थे, यानी कि फ्रांस के लोगों की आवाज। इसके बाद 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट्स के सारे लोग वर्सेल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में जाकर जमा हो जाते हैं और खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं और साथ ही में मिलकर शपथ लेते हैं कि ये तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन न बनाया जाए जो कि राजा की अंधी ताकतों को कम करे। दोस्तों इन सारे लोगों की भीड़ या कहें तो नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे मीराबियू और एबीसीएस। दोस्तों वैसे तो मीराबियू एक नोबल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन वो इस फ्यूडल प्रिविलेज्ड सोसाइटी का विरोध करने का निर्णय लेते हैं। वो अपने साथ एक जर्नल लेकर आते हैं और भाषण देने लगते हैं पूरी भीड़ को जो कि वर्सेल्स के हॉल में जमा थी। और दोस्तों एबीसीएस जो कि एक पुजारी यानी कि प्रीस्ट थे, एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट्स। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को हम द टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की मांग में, वहीं दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में उथल-पुथल होने लगी। पूरे फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिसकी वजह से किसानों की हार्वेस्ट यानी कि फसल खराब हो जाती है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और जो बेकर्स थे वो ब्रेड को जमा करके रखने लगते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में वो और प्राइसेस पर इसे बेच सकें। लोग घंटों बेकरी के सामने लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं। दोस्तों तभी अचानक से गुस्से से भरी औरतों की भीड़ बेकरी पर हमला बोल देती है और उसी समय लुइस 16 सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे देता है। 14 जुलाई 1789 गुस्से से भरी हुई भीड़ बेस्टाइल फोर्ट पर धावा बोल देती है। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें फ्रांस के कंट्री साइड यानी कस्बों की, तो वहाँ ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि जो मेनर्स लॉर्ड यानी सिंपल भाषा में कहें तो बड़े बड़े महलों के ओनर, उन्होंने कुछ डाकुओं को आदेश दे दिया है पीजेंट्स की कच्ची फसल को बर्बाद करने का। ये खबर सुनते ही किसान घबरा जाते हैं और कई जगह ये किसान फाइट बैक करने का सोचते हैं। उन्हें हथियार के जैसा जो भी मिलता है वो उठा लेते हैं, जैसे कि होस, पिचफॉर्क्स और इन बड़े बड़े लॉर्ड्स के महलों पर हमला बोल देते हैं, जिन महलों को हम चेटॉक्स भी बोलते हैं। दोस्तों साथ ही साथ ये पीजेंट्स वहां से अनाज लूटते हैं और अपने साथ इस अनाज को भरकर बोरियों में ले जाने लगते हैं। ये लोग वहाँ पे मौजूद कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी जलाकर राख कर देते हैं जिसमें कि मेमोरियल ड्यूज के रिकॉर्ड थे। दोस्तों इसी रिवोल्ट को देखकर कई सारे जो नोबल्स थे वो फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग जाते हैं। दोस्तों इतना सब होने के बाद फाइनली लुइस 16 राजी हो जाता है। वो अब नेशनल असेंबली जो कि थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाई थी उसको रिकॉग्निशन दे देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी पावर अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तय होगी। दोस्तों 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली एक हुक्मनामा या कहें तो एक डिमांड पेश करती है जिसके तहत सारे फ्यूडल लॉज और टैक्सेस हटाए जाएं और जो क्लर्जीज थे वो अपने विशेष अधिकारों को छोड़ दें और साथ ही साथ जो टैक्स होता है वो भी हटा दिया जाए। दोस्तों इनकी एक और डिमांड थी कि चर्च के द्वारा जो भी जमीन ओन की जाती है उसे जब्त कर दिया जाए। दोस्तों ये सभी डिमांड्स उस डिक्रीज में होती हैं। दोस्तों इसी के चलते फ्रांस की सरकार टोटल मिलाकर 2 बिलियन लिवरेज की संपत्ति जब्त कर लेती है। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था, मतलब किंग तो रहेगा लेकिन काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। नेशनल असेंबली ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को 1791 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था राजा की पावर को कम करना, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर एक इंसान को ना देकर इसे इस तरीके से बनाया गया था जिसमें पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बटी हो, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब पावर केवल राजा के पास नहीं रही थी बल्कि उसे 3 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में बांट दिया गया था जिन्हें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोला गया। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और जुडिशरी विवाद सुलझाएगी। तो ये था फ्रांस का नया मॉडल। तो फ्रांस का ये नया मॉडल आखिर दिखता कैसा था इसे हम एनिमेशन की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो नए मॉडल में लेजिस्लेचर में आती थी नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव में आते थे किंग और मिनिस्टर्स और जुडिशरी में आते थे जज। अब जो नेशनल असेंबली थी वो राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी, मतलब राजा नेशनल असेंबली के बनाए गए लॉज के हिसाब से काम करेगा। राजा के पास केवल एक ही पावर थी जो कि वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये था कि राजा को अगर कोई लॉ पसंद नहीं आता है तो राजा नेशनल असेंबली से कह सकता था, बस यही पावर थी। साथ में जो मिनिस्टर्स होते थे उनके ऊपर भी नेशनल असेंबली का ही कंट्रोल रहता था। अब नेशनल असेंबली में 750 मेंबर्स कौन कौन से होंगे ये डिसाइड करने का काम फ्रांस की जनता करती थी। कैसे? फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। अब इन 28 मिलियन में से मात्र 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जिन्हें वोटिंग राइट्स थे, मतलब ये वोट डाल सकते थे, जिन्हें एक्टिव सिटीजंस बोला गया। एक्टिव सिटीजंस की कैटेगरी में वे लोग आते थे जो कि मेन हो और जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, और बाकी के बचे हुए जितने भी लोग थे उन्हें पैसिव सिटीजंस की कैटेगरी में रखा गया था, मतलब इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। इनमें वो लोग थे जो टैक्स पेयर नहीं थे, साथ में महिलाएं भी इसी कैटेगरी में आती थी क्योंकि उन्हें भी तब वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। साथ में बच्चे और 25 साल से नीचे वाले लोग इसी कैटेगरी में आते थे। तो जो एक्टिव सिटीजंस थे वे अपनी मर्जी से 50 मेंस को चुनते थे जिन्हें इलेक्टर्स बोलते थे, और यही इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए 745 मेंबर्स को चुनते थे। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना जाता था और जो जज होते थे उन्हें एक्टिव सिटीजंस डायरेक्टली चुनते थे। तो ये था फ्रांस का नया पॉलिटिकल सिस्टम जो कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के चलते लोगों को कई सारे राइट्स मिले, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ,